आज हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि दक्षिण भारत भगवान बुद्ध को नमन। सम्राट मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं और इस कार्यक्रम के आयोजक गण, आप सभी लोग निश्चित रूप से समय बहुत हो गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब आप महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो उनके विचार, उनके विजन, उनके मिशन, उनके दर्शन, उनके नीति, उन्होंने क्या किया, वो क्या चाहते हैं, आप उस पर चिंतन करते हैं। और अभी आदरणीय बंधु ने कहा कि यहाँ राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारी बात राजनीति की हो रही है। राजनीति की इसलिए बात हो रही है कि आप किसी पार्टी का चाहे समर्थन करें, चाहे राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, आप राजनीति ही कर रहे हैं। तो मंच से किसी एक पार्टी का विरोध बड़ा जबरदस्त हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। मैं उस विरोध पर समर्थक हूँ, लेकिन सिक्के का दूसरा ये पहलू है कि अगर आप अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे सम्राट अशोक हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, चाहे साहू जी महाराज हों, वह चाहते थे कि ये देश खुशहाल हो। और देश क्या है? देश हम ही लोगों से मिला करके बना है ना। हमारे जो सामने बैठे हुए लोग हैं, इस देश की भौगोलिक सीमा में जितने लोग आते हैं, जितने इंसान हैं, जितने हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, स्त्री पुरुष हैं, सब मिला कर ये देश बना है। तो सभी लोग खुशहाल हों, यही महापुरुषों की इच्छा थी। अब खुशहाल होंगे क्यों, कैसे? अगर वर्तमान सत्ता से आप दुखी हैं, जैसा कि हर जगह हम लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान सत्ता जो केंद्र में बैठी है और प्रदेश में बैठी है, हमको बहुत दुखी कर रही है। और जो हमारे महापुरुषों का सपना था, एक समतावादी समाज, एक मानव को मानव से जोड़ने वाला समाज, एक स्वतंत्रता का समाज, एक सबके खुशहाली का समाज, एक सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य, सबको सम्मान, सबको स्वाभिमान, सबको स्वतंत्रता देने वाला, सबको समृद्धि देने वाला जो समाज था, उसके निर्माण का जो सपना था, वर्तमान सत्ता में बैठे लोग उस सपने को चूर कर रहे हैं। ये भी तो राजनीतिक बात है। अगर वो सपने को आज एक राजनीतिक सत्ता चूर कर रही है, तो उस राजनीतिक सत्ता से आप कैसे मुकाबला करेंगे? इस पर बिना विचार किए आप महापुरुष के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आज वो सत्ता जो हमारे बीच है, उससे कैसे मुकाबला करेंगे? अब इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन ये मंच उपयुक्त नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर भी चर्चा हो। आखिर क्या कारण है कि पूरे देश में हम आज बीजेपी जैसी एक पार्टी नहीं बना पा रहे हैं? क्या कारण है? चिंतन करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि हमारी राजनीति जातियों में बस गई है? इस पर चिंतन करना पड़ेगा। अगर आप एक व्यक्ति के नेतृत्व में, एक परिवार के नेतृत्व में, एक जाति के नेतृत्व में अगर आप पार्टियां चलाएंगे, तो दूसरे लोगों को पार्टियां बनाने से रोक नहीं सकते और विभाजन होता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, अशोक के सपनों का भारत बनाना है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के सपनों को पूरा करना है, तो निश्चित रूप से आपको केंद्र की सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। और केंद्र की सत्ता पर एक व्यक्ति, एक परिवार और एक जाति से आप काबिज नहीं हो सकते। और आज दलित पिछड़ों में एक भी कोई पार्टी नहीं है पूरे देश में जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति द्वारा संचालित न हो। इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा।
सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, आलोचना के साथ साथ रास्ता भी दीजिए। और रास्ता ऐसा नहीं है कि किसी महापुरुष ने जो बात कह दिया वही सत्य है, उस सत्य पर हमें शोध भी करना है। काशीराम साहब का इतना बड़ा आंदोलन था, वो उस इतने बड़े आंदोलन का इतना महापतन क्यों हुआ, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि ये मंच इसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर आप ज्योतिबा फूले के कृतित्व व्यक्तित्व, बाबा साहब के कृतित्व व्यक्तित्व और सावित्री बाई के कृतित्व व्यक्तित्व और अशोक के कृतित्व व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहते हैं तो उनके गीत गाइए, उनके शिलालेखों की बात करिए, उनके उपलब्धियों की बात करिए, उनके कार्यों की बात करिए। फिर राजनीति की बात इस मंच से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, न किसी पार्टी का विरोध होना चाहिए। अगर विरोध होगा तो एक स्वस्थ राजनीति की भी बात होगी, उसको आप नहीं रोक सकते। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अशोक राज्य स्थापित करना है, बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है, तो आपको कहीं न कहीं बड़ा दिमाग चौड़ा करना पड़ेगा। एक हमें लोकतांत्रिक राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। कैसे शुरू करेंगे, इस पर विचार करिए, विमर्श करिए, बहस करिए। ये मंच बहस का नहीं है, ये सांस्कृतिक मंच है और मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी एंजॉय करिए। और हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभी सुन रहे थे, 2 गीत इन्होंने सुनाया, बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया है और बहुत अच्छा संगीतकारों ने उनको संगत दिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। आप लोग एंजॉय करिए और स्वस्थ रूप से हमारे महापुरुषों की विचारधारा आप तक पहुंचे, आपका मन मस्तिष्क परिवर्तन हो और परिवर्तन इस प्रकार से हो कि बड़ा काम करिए। चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया, अशोक ने पूरे देश को एक करने का प्रयास किया, पूरे भारतीय समाज को जोड़ने का काम किया। विविधता में कैसे हम रहें, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग कैसे मिलजुल करके रहे, इसका शऊर सिखाया, इसका सलीका सिखाया और एक मजबूत राष्ट्र बनाया। और जिसको कहते हैं कि संस्कृत आधारित राष्ट्र की पहली बार शुरुआत सम्राट अशोक ने की। बाबा साहब का भी विजन बहुत बड़ा था। बाबा साहब ने संविधान बनाया। हम आज बात करते हैं कि हमारा संविधान संकट में। अरे भाई, संविधान तो संकट में रहेगा ना। संविधान अपने आप कोई ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी है कि आपको सारी अधिकार और सारी सुविधाएं दे देगा। संविधान को जो संचालित करेगा, जो कुर्सी पर बैठकर संविधान को लागू करेगा, उसी के हित में संविधान लागू होगा। वो अपने हित में क्या क्या करेगा। इसलिए जरूरी है कि संविधान को का संचालक बनिए, यानी केंद्र की कुर्सी पर बैठी आप जो चाहते हैं कर लीजिए, जैसी शिक्षा चाहते हैं कर लीजिए, जैसा रोजगार चाहते हैं कर लीजिए, जैसी व्यवस्था चाहते हैं कर लीजिए, जैसी महापुरुषों को सिलेबस में पढ़ाना चाहते हैं वैसा कर दीजिए। एक समता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री और एक खुशहाल भारत बनाइए। आप दूसरे का रुना क्यों रो रहे हैं? जब 90% आप हैं तो आप केंद्र की सत्ता के लिए और आज तो राज्यों की सत्ता के लिए क्यों तरस रहे हैं? इस पर बैठ करके चिंतन करिए। और इसका मूल कारण और एकमात्र कारण है कि आज हमारे पूरे बहुजन समाज में एक भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति द्वारा संचालित न हो। और ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप सिर्फ बाबा साहब के नाम पर, काशीराम के नाम पर या किसी के नाम पर, इस सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते। न इस सच्चाई से जो दूसरे लोग रूबरू करा रहे हैं कि क्या रास्ता होना चाहिए, उनको उनकी आवाज बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज न बंद हो तो आप बाबा साहब के नाम पर दूसरे की भी आवाज नहीं बंद कर सकते। बाबा साहब तो लोकतांत्रिक संविधान बनाए, बाबा साहब लोकतांत्रिक राजनीति है, बाबा साहब लोकतांत्रिक नीति और नैतिकता की बात करते थे। बाबा साहब ने तो कहा अगर राजनीति में आप व्यक्ति पूजा करोगे, हीरो वर्शिप करोगे, तो आप राजनीति नहीं खड़ा कर रहे हो, आप तानाशाह पैदा कर रहे हो। हम सारे दलित पिछड़े तानाशाह नेता पैदा कर रहे हैं, इसीलिए पार्टियों का सत्यानाश हो रहा है।
क्या हमारे बीच एक ऐसी पार्टी नहीं हो सकती कि आज जाटो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कल कुर्मी हो, परसों मौर्य हो, और जिसके बाद कोई आदिवासी हो, फिर तमिलनाडु का कोई हो, फिर बंगाल का नमोसूत्र हो, फिर महाराष्ट्र का महार हो, कभी हरियाणा का सैनी हो, कभी पंजाब का रामदसिया सिख हो। तो क्या हम ऐसी पार्टी नहीं बना सकते? क्या परिवर्तन करने वाली पार्टी नहीं बना सकते? आज हम जिस पार्टी को चीख चीख करके गालियां दे रहे हैं, और गालियां देना भी चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जिसका आप मंच से विरोध कर रहे हैं, जिसको सारी बुराइयों की जड़ मान रहे हैं, बुराइयों की जड़ है ही हम लोगों का वो सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। लेकिन आप उनकी पार्टी को भी तो देखिए, उनके यहाँ कभी पंडित जी हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी ठाकुर साहब हो गए, कभी बनिया हो गया, कभी उत्तर का हो गया, कभी दक्षिण का हो गया, कभी पूरब का हो गया और कभी पश्चिम का हो गया। और हमारे यहाँ तो अहंकार पाले हैं कि हम ही मिशन समझते हैं, हम ही मिशन जानते हैं, हम ही मिशन को चला पाएंगे, और बाकी सारे जातियों में गधे हैं। अगर सबको आप राजनीतिक रूप से गधा बनाओगे तो जनता आपको भी गधा बनाएगी, और उसी ढंग से जनता गधा बना रही है। मैं माफी चाहूंगा अगर कोई दिल दुखाने वाली बात किया हो, लेकिन चिंतन की जरूरत है। बाबा साहब ने लोकतांत्रिक संविधान बनाया, लोकतांत्रिक देश दिया, और लोकतांत्रिक नीति नैतिकता से ही इस देश का हुक्मरान बन सकते हो। इस देश का बहुजन माने एक जाति नहीं होता, बहुजन माने एक व्यक्ति नहीं होता, बहुजन माने एक परिवार नहीं होता। बहुजन में इस देश की 85% जनता है, तो 85% की आपको राजनीति भी खड़ी करनी पड़ेगी। अब सिर्फ दूसरों को गाली देने से, दूसरों को धोखेबाज, दगाबाज, विश्वासघाती कहने से काम नहीं चलेगा। आपने एक पार्टी बनाई, अगर आप आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, फिर आपका बेटा बेटी रहेगा, तो आपका भतीजा विद्रोह कर देगा। ये छोटी सी साइकोलॉजी हमको नहीं समझ में आ रही, तो बड़ी बड़ी बातें हम मंच से कर रहे हैं। बाबा साहब त्यागी आदमी थे, हमारे यहाँ आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ रहा है। जितनी हमारी पार्टियां हैं देश में दलित पिछड़ों की, अगर 28 बार वो पार्टी जीते सत्ता में, तो 28 बार वही मुख्यमंत्री होगा, तो लोग बाकी जातियां क्यों बनने देगी? इस प्रश्न का जवाब लोगों को देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का सपना लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संविधान है, और 140 करोड़ की जनता है, और इस देश में मुकाबले में न रहिए। कोई जाति इतनी नहीं है जो पूरे देश में जिसकी आबादी 5% से ज्यादा हो। इसलिए आप एक परिवार से, एक जाति से इस देश की राजनीति को नहीं हाँक सकते। आपको लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा, और लोकतांत्रिक बन करके आप शासन सत्ता पर कब्जा करिए। पुणे के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाइए, बाबा साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाइए, सिलेबस में सारे महापुरुषों को बनाइए, शिक्षा का पूरा खजाने का द्वार स्कूलों को बनाने में, शिक्षा के विकास में, हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग देने में, उनको व्यवसाय देने में, सारे बैंकों का मुख खोल दीजिए ना। हम लोग कहते हैं जातिवाद कैसे दूर होगा, हम कहते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अगर मोदी लाते हैं और 3 तलाक तुरंत दूर कर देते हैं, वक्त का ये तो लाए, तो आप भी ला दीजिए एक दिन कि अगले महीने की 1 तारीख से इस देश में न कोई वर्ण सूचक, न जाति सूचक शब्द दिखेगा, न पूछेगा, न बताएगा, और बताएगा तो उसको 5 साल की जेल होगी, सारे लोग बंद कर देंगे। लेकिन शासन सत्ता चाहिए, और शासन सत्ता के लिए बहुजन को राजनीतिक रूप से एक होना पड़ेगा। ये सामाजिक एकता, एक सामाजिक जागरूकता, ये सब बकवास की चीजें हैं। सामाजिक एकता भी है, जागरूकता भी है, हमारे बीच सिर्फ सामाजिक राजनीतिक एकता नहीं है। राजनीतिक एकता पैदा करिए। इसी के साथ मैं क्षमा प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगा हो, लेकिन चिंतन का वक्त है, चिंतन करना पड़ेगा। बिना चिंतन के बड़ा कार्य आप नहीं कर पाएंगे। जय ज्योतिबा फुले, जय भीम, जय अशोक, जय भारत।